नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉम्प्लेक्स वार स्टडी हब में। आज हम लेकर आए हैं DLED 4 सेमेस्टर के पंचम प्रश्न पत्र अति लघुत्तरीय प्रश्न का पूरा समाधान। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हम आपको सटीक परीक्षा में आने वाले प्रश्न और उनके सरल व आसानी उत्तर बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए। अगर आप सच में इस बार DLED परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका पहला प्रश्न है, UNESCO का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य बताइए। तो आप लिखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है और इसके कार्य हैं साथियों, शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं। भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं स्थिति, उच्चावच, समुद्र से दूरी, भूपृष्ठ हवाएं, ठीक है, वायु धाराएं, ये सब क्या है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? तो आंसर लिखेंगे आप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, समुद्री तूफान तथा लहरें। ये सब क्या है साथियों? ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। नेक्स्ट, चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है। चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है साथियों? हरिकेन, टाइफून, विलीजी, टार्नेडो, ट्विस्टर। ये सब क्या है? चक्रवात को अन्य नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, परावैंगनिक किरणों से होने वाली दो घातक बीमारियों के नाम बताइए। दो घातक बीमारियों के नाम बताइए। त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद। ये क्या है? परावैंगनिक किरणों से होने वाली दो घातक बीमारियां हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है। उत्तर प्रदेश में मिट्टी का प्रयोग किन कार्यों में होता है? तो बर्तन बनाने में होता है, अलग अलग तरह की फसलें पैदा करने के लिए होता है, सीमेंट बनाने में और ईंट बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, रिहंद परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है। तो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तथा रिहंद नदी, रेणुका नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, वनों उन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। वनों उन्मूलन मतलब वनों की कटाई से पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन या तापमान में वृद्धि, मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव और जैव विविधता का नुकसान प्रमुख है। यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाकर प्रदूषण बढ़ाता है और वर्षा चक्र को बाधित कर सूखा व बाढ़ का कारण बनता है। वन उन्मूलन के मुख्य पर्यावरणीय प्रभाव निम्नलिखित हैं: जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण, वन्य जीवों के आवास का विनाश, जल चक्र में असंतुलन, बाढ़ का खतरा, जैव विविधता का नुकसान। ये सभी क्या हैं? आपके वनों उन्मूलन का पर्यावरण पर प्रभाव है। नेक्स्ट, भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से अनुकृत किया गया है। कहाँ से अनुकृत किया गया है? तो इसका आपका आंसर लिखना है कि भारत का राज्य चिन्ह, राष्ट्रीय जिसे प्रतीक कहते हैं, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है साथियों। मुख्यतः मूल स्थान की अगर इसकी बात करें तो इस स्तंभ को सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व 250 BCE में बनवाया था, जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके स्थान, संरक्षित स्थान की बात करें तो मूल स्तंभ वर्तमान में सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है।
इसे कब अपनाया गया? इस प्रतीक को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। इसकी विशेषता क्या है? इस चिन्ह में एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए 4 एशियाई शेर हैं जो शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव के प्रतीक हैं। इसके नीचे गोल आधार पर एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड, एक हाथी और एक शेर बना है। आदर्श वाक्य है चिन्ह के नीचे मुंडकोपनिषद से उद्धृत सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही विजय होती है, देवनागरी लिपि में अंकित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना है? घटते हुए क्रम में लिखना है। तो उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कौन है? गंगा है, जो सबसे लंबी नदी है। यहाँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ उनकी कुल लंबाई के साथ घटते हुए क्रम में पहले पर गंगा नदी, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है। यमुना नदी लगभग 1376 किमी, घाघरा या फिर सरयू नदी कहते हैं इसे, लगभग इसकी 1080 किलोमीटर। चंबल नदी की बात करें तो लगभग 960 किलोमीटर। वहीं गोमती नदी की बात करें तो 900 से 940 किलोमीटर। वहीं सोन नदी की बात करें तो 784 किलोमीटर, जो कि अमरकंटक से निकली हुई है। रामगंगा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 590 किलोमीटर। बेतवा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई भी लगभग 590 किलोमीटर है। शारदा नदी यानी काली नदी की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 350 से 400 किमी के बीच है, जो कि यूपी के संदर्भ में है। केन नदी की बात करें तो 427 किलोमीटर है। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और प्रमुख नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गोमती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले गोमत ताल से निकलने वाली प्रमुख नदी है। दक्षिण की ओर से आने वाली नदियों जैसे चंबल, बेतवा, केन यमुना से मिलकर यमुना को उत्तर प्रदेश की नदी प्रणाली का हिस्सा बनाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आर्य समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था वेद विद्या को जन जन में प्रचारित करने का। क्या? जन जन में प्रचारित करने का। नेक्स्ट, सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण क्या है? सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण है साथियों छुआछूत व ऊंच नीच की भावना संप्रदायवाद को फैलाती है। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास हुआ था। सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में। जायद की फसलों में क्या क्या बोया जाता है साथियों? तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द की दाल, ये सब जायद की फसलें हैं। आतंकवाद क्या है साथियों? लोगों को अपने वश में करने तथा किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा व डराने धमकाने का प्रयोग करना ही क्या है? आतंकवाद है। भूस्खलन का क्या तात्पर्य है साथियों? तो धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना, गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि, ये सब क्या है? भूस्खलन के अंतर्गत आते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था अगले साल, जिसमें कि एक गांव ही बह गया था। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टानों के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टानों के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल होता है। इसका विस्तार कई किलोमीटर दूर तक हो सकता है। भारी वर्षा, बाढ़ या भूकंप आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे पेड़ों और वनस्पतियों के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टानों को काटने अथवा पानी के पादपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, उत्तर प्रदेश की प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं लिखिए। उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख विद्युत परियोजना है बक्सर पावर प्रोजेक्ट और ताप्ती पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या है साथियों? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयात हैं कोयला, प्याज, दलहन, तिलहन का आयात किया जाता है। पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए। तो पर्यावरण की आपको एक परिभाषा भी लिखना है। हर्शकोविट्ज के अनुसार पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रूस निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना
ब्लावास्की और अमेरिकी निवासी कर्नल हेनरी स्टील ओलकाट ने 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था? यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यह पत्रिका अंग्रेजी में निकली थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं फ्रांसीसी और अंग्रेजी। स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थीं? तो स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां मतदान का अधिकार, अंतरिक्ष कार्यक्रम, विविधता में एकता का नारा, विकासशील भारत का विकसित भारत की ओर जाना। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं साथियों? तो वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल आदि प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन अति लघु उत्तरी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। तो आप मन लगाकर इन सारे प्रश्नों को हल करिए, नोट करिए और इस वीडियो को एक नहीं दो दो तीन तीन बार देख डालिए ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। हमारा पूरा का पूरा आपको सपोर्ट रहेगा कि आप अधिक से अधिक प्रश्न अटेम्प्ट करें, सारे के सारे अटेम्प्ट करें ताकि आपके नंबर भी अच्छे हों। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? बांध परियोजना का नाम लिखिए। रिहंद बांध सोनभद्र जिले में स्थित है। रिहंद बांध सोनभद्र जिले में स्थित है, अभी अभी हमने बताया था। जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाली विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। यानी किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों की संख्या ही जैव विविधता कहलाती है। तो साथियों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर एक नए मॉडल पेपर के साथ। चाहे लघुत्तरी हो या अतिलघुत्तरी, हम पूरा कराएंगे। कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।